तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टोकर विद आर्यन। जय हिंद। और अभी अभी हमको पता चला है सेकंड फाइनलिस्ट जो हमारे हैं वो हमको मिल चुके हैं अगेंस्ट इंडिया। और ये जो टीम है वो न्यूजीलैंड है। तो वैसे ही इसका जो टाइटल है, इस वीडियो का टाइटल है वो मैंने बनाया है और वो होना चाहिए न्यूजीलैंड्स ब्लोक्स मेक चोकर्स चोक। और ये जो चोकर्स की कहानी है ये बस बहाने ढूंढते हैं चोक करने के लिए। साउथ अफ्रीका की बात होती है, जैसे कि आप लोग समझ गए होंगे। तो ये जो इनकी कहानी है, मतलब ये वही कहानी है कि एक इंसान है जिसके बस ब्रेकअप्स ही ब्रेकअप्स होते रहते हैं। ये वैसी कुछ कहानी है। क्योंकि साउथ अफ्रीका लगता है कि शायद इम्प्रूव करके आई है इस बार, शायद इम्प्रूव करके आई है इस बार, प्रॉमिस दिखाते हैं अपना। पर उसके बाद कहीं ना कहीं जाके फॉल्टर कर जाते हैं जहाँ बड़े मोमेंट्स होते हैं। तो ऐसे में बिल्कुल ब्लेम करेंगे खुद को, ब्लेम करेंगे अपने आप के पूरे सिस्टम को। क्योंकि ऐसे आप प्रोड्यूस कैसे नहीं कर पा रहे वो इंडिविजुअल्स जो कि गट्स दिखाएं व्हेन इट इज़ नीडेड द मोस्ट। और वहाँ पे ये लोग मिस करते ही हैं। तो वैसे न्यूजीलैंड की कहानी इस मैच में ही रहती है कि रचिन रविंद्रा मैच विनिंग 100 बनाते हैं, विलियमसन 100 बनाते हैं। और फिर उनके कैप्टन मिचेल सेंटनर जो कि बिल्कुल अपना दिमाग लगा के जो बॉलिंग करते हैं, जो स्मार्टनेस लेकर आते हैं ऑन द फील्ड, वो एकदम ही अलग चीज़ है। तो इसकी वजह से न्यूजीलैंड ने जीता ये वाला मैच 45 रन से और 50 रन से, और हराया है साउथ अफ्रीका को। ये बहुत ही बड़ा इनकाउंटर, एक्साइटिंग हो सकता था मैच, लेकिन साउथ अफ्रीका वन साइडेड ही मैच को हार गया था। तो ये थी कहानी इस मैच की। अगर हम एक एक करके चलें, एक एक चीज़ देखें इस मैच में, तो बहुत सी बातें करने के लिए, बहुत सी चीज़ें देखने के लिए। और अब हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो तीन चार टीम्स हैं बस वही compete करती हैं। अगर उनमें भी ऐसे वन साइडेड मैचेस होंगे इतने फ्लैट विकेट्स पे भी, तो ये बहुत कुछ बताता है कि कैसे क्रिकेट का फ्यूचर फिर क्या होगा। क्योंकि ओडीआईज वैसे ही बोरिंग फॉर्मेट अब कंसिडर किया जा रहा है, लोग उतना कम देखते हैं। और उसके बाद इस तरीके से टीम्स खेल के जाए, साउथ अफ्रीका जैसी टीम जो कि प्रॉमिस शो करके आई थी इस टूर्नामेंट में, ट्राई सीरीज में भी अच्छा किया था। लेकिन वही है कि जब ज़रूरत थी तो यहाँ पे सेमीज में जाके इन्होंने चोक किया, फाइनल्स में चोक किया T20 वर्ल्ड कप के, और ये इनकी कहानी रही ही है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ नहीं है जिसके बारे में आई थिंक मज़ा आया बहुत लोगों को बात करने के लिए। तो चलिए लेकिन इस मैच के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या कहानी रही मैच की, और कौन प्लेयर्स रहे बिल्कुल जो कि हमेशा अच्छा करते भी आए और इस मैच में जिन्होंने अच्छा किया है। तो पहली चीज़ तो ये है कि इस मैच को खेला गया था लाहौर में, गद्दाफी स्टेडियम में। सेमीफाइनल मैच था। और दूसरी बात है, बहुत सारे क्रिकेटिंग आई बॉल्स थे यहाँ पे। एक और चीज़ ये भी है कि अगर ये मैच, मतलब अगर इंडिया फाइनल में नहीं जाती तो फिर फाइनल भी लाहौर में ही होता, दुबई की जगह पे। तो वैसे ही सेमीज भी लाहौर में ही प्लान थे, और क्योंकि दोनों टीम्स में इंडिया नहीं थी तो मैच लाहौर में ही था। और इधर भी अगर हम देखें, लाहौर की कंडीशंस जो होती है, तो वो मतलब हम वही होती है कंडीशंस की, फ्लैट होती है पिचेस, और सीम मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है यहाँ पे। शुरुआत में अगर आप न्यू बॉल को मूव करा सकते हैं, स्विंग ले सकते हैं तो ठीक है, वरना यूजुअली कोई ग्रास छोड़ी जाती भी नहीं है यहाँ पे। तो वैसे ही फ्लैट कंडीशंस थी, रन्स बनने ही थे और रन्स बने भी। और तो न्यूजीलैंड ने यहाँ पे पहली इनिंग्स से बनाए थे 60 रन, 62 रन फॉर 6 विकेट्स 50 ओवर्स में। और एक बार अगर इनका पूरा स्कोर कार्ड देखते हैं और फिर समझते हैं कि कैसे एक एक प्लेयर का क्या रोल था इस टीम में। तो विल यंग ने 21 रन बनाए 23 बॉल्स पे। अच्छा स्टार्ट मिला रचिन रविंद्रा के साथ में इनको भी, लेकिन ये फिर लुंगी एनगीडी की एक स्लोअर बॉल पे इनको उन्होंने डिसीव कर दिया, और वो अपने शॉट मेकिंग में चले गए पूरे, नहीं समझ पाए बॉल स्लोअर है, और फिर एज कर गए, बॉल गई हवा में और कैच पकड़ा एडन मार्करम ने। तो रचिन रविंद्रा 108 रन बना के आउट हुए। और ये जो प्लेयर है, ये दिस इज अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इवन इन द फ्यूचर। और ये है न्यूजीलैंड के फ्यूचर कैप्टन मेरे हिसाब से, और फ्यूचर प्लेयर जो कि फैब फोर की अगर हम बात करेंगे फ्यूचर में कौन होगा, तो उसमें सबसे पहला नाम रचिन रविंद्रा का होना चाहिए। उसके अलावा विलियमसन की बात करें, 102 रन बनाए, फैब फोर के करंट मेंबर है। और वैसे ही विलियमसन जिस तरीके के प्लेयर हैं, तो आपको बताते हैं कि क्या वो क्लास एक्ट लेके आते हैं हर मैच में। और वैसे ही जो पिछले मैच में फ्लॉप हुए थे, मतलब टीम को उस पार नहीं लेके जा पाए थे, लेकिन इस मैच में कम से कम दिखाया है कि देखो, फॉर्म कैन बी टेम्परेरी बट क्लास इज परमानेंट। उसके अलावा डेरिल मिचेल ने 49 रन बनाए 37 बॉल्स पे, अच्छी इनिंग्स खेल के गए लास्ट में और अच्छा फिनिश करके गए। फिलिप्स के साथ में जिन्होंने बनाए 49 रन, लेथम फ्लॉप हुए इस मैच में, 4 रन बना के आउट हुए। और 16 रन बनाए माइकल ब्रेसवेल ने, और सेंटर ने बनाए 2 रन। अब बात करें बॉलिंग की, अब पहले एक बार बैटिंग को देखते हैं, क्योंकि बॉलिंग को थ्रैश करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से साउथ अफ्रीका की बॉलिंग ने परफॉर्म किया इस मैच में, बिल्कुल आई थिंक एकदम शेमफुल परफॉर्मेंस था इस मैच में, तो वो भी एक चीज़ है जिसको हमको देखना है। अब अगर हम बात करें इनके स्टार्ट का, तो सबसे पहला विकेट जो इनका गिरता है वो गिरता है 48 रन पे, मतलब कंसिडरेबल स्टार्ट मिल गया, जो कि शायद कोई टीम सोचती है कि 45-50 का स्टार्ट मिल जाए तो अच्छा स्टार्ट है। तो वैसे ही विलियम आउट हुए। लगातार बात हो रही थी कि कॉनवे खेलें कि विलियम खेलें, ओपन कौन करें। तो शायद हो सकता है कि कॉनवे फाइनल्स में हमको दिखाई दे अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि स्पिन अच्छी खेलते हैं और एक्सपीरियंस प्लेयर भी है विलियम से, तो शायद हो सकता है कि हमको कॉनवे दिखाई दे। उसके अलावा एक और चीज़ ये थी इनकी इनकी इनिंग की कि मतलब जब एनगीडी ने स्लोअर बॉल फेंकी, तो
आई थिंक आपको पता होना चाहिए कि स्लोअर बॉल होनी है, और विलियन वैसे प्लेयर नहीं है कि अब सीधा शॉट मेकिंग कर रहे हैं या एयर में मारने जाएँ, तो वो एयर में मारने गए वहाँ पे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप इतने बड़े मैच में गलतियाँ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप उन शॉट्स को बैक करते हैं जो कि आपके शॉट्स होते हैं, जो कि आपका नेचुरल गेम होता है। विलियन को आप कभी नहीं देखते कि हवा में उठा के छक्का मारने चले जाएँ सीधे। और एनगीडी स्लोअर बॉल्स फेंकते हैं, उनको बाउंस अच्छा मिलता है, तो उनको सामने इस तरीके से ऑन द राइज़ मारना इज़ नॉट एन ईज़ी शॉट, जो मारने गए आउट हुए। तो वही कहानी थी। उसके बाद अर्जुन रविंद्रा की बात करेंगे। अब पहली बात तो इस प्लेयर की टेक्निक के बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है, और ये प्लेयर जितना खूबसूरत दिखता है, ये इम्पैक्टफुल भी उतना ही ज़्यादा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कुछ टीम्स हैं जिनके प्लेयर्स को वो खूबसूरत कहते हैं, लेकिन इम्पैक्ट में देखते हैं तो कुछ होता नहीं है। बाबर आजम की बात कर रहा हूँ। तो अर्जुन रविंद्रा की अगर बात करें, पहली बात तो इनका बैट फ्लो इनका बहुत ही खूबसूरत आता है। नीचे जो पावर लेके आता है इनका बैट फ्लो इज़ समथिंग एल्स, एकदम ही अलग है, एकदम अलग किस्म की उनकी बैटिंग दिखती है। तो वो एक चीज़ है। एक और चीज़ इनकी इनकी बैटिंग के बारे में क्या है कि पहले ही नंबर 7-8 पे बैटिंग करने आते थे। अगर आप 2023 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस में जाएँगे, तो अगेंस्ट पाकिस्तान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगेंस्ट पाकिस्तान और 1-2 मैचेस और जो वार्म अप खेले थे इन्होंने, वहाँ पे नंबर 7-8 पे इन्होंने बैटिंग की है। और उसके पहले इंग्लैंड से सीरीज़ खेली थी, वहाँ भी नंबर 7-8 पे इन्होंने बैटिंग की थी। तो ऐसे में ये प्लेयर का नंबर 7-8 से ओपनिंग तक का सफ़र, ये किसी के लिए बनाना आसान बात नहीं होती इंटरनेशनल क्रिकेट में आके, क्योंकि नंबर 7-8 पे आपकी डिमांड्स अलग हैं, ऊपर ओपनिंग पे आपकी डिमांड अलग है, और इस तरीके से आप परफॉर्म करें कि आप ओपनिंग पे ही आ जाएँ, ये बताता है कि आपके अंदर कैलिबर कितना है। तो अर्जुन रविंद्रा, बिल्कुल हम बात कर रहे हैं उनके बैट फ्लो की भी, हम बात कर रहे हैं उनकी लेंथ को जो जज करते हैं सबसे जल्दी से, वो बहुत जल्दी लेंथ को पकड़ लेते हैं। ये इनकी आइज़ की हम तारीफ़ करेंगे, फिर अभी आंखें टूटी हुई इनकी, जब पाकिस्तान से मैच था, फ़खर जमान ने स्वीप मारा था, तो वो भी एक चीज़ थी। लेकिन अर्जुन रविंद्रा आई थिंक इज़ अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर एंड इज़ अ प्लेयर फॉर फ्यूचर। तो न्यूजीलैंड बिल्कुल आई थिंक सेफ हैंड्स में दिखाई दे रहा है अभी। इंडियन ओरिजिन के अर्जुन रविंद्रा परफॉर्म कर रहे हैं न्यूजीलैंड के लिए। काश हमारे पास होते, 2 रविंद्रा खेल रहे होते एक साथ। तो वो एक चीज़ है, लेकिन अर्जुन रविंद्रा बिल्कुल मज़ा आया इनकी बैटिंग देख के। और इस इनिंग्स में भी एक बहुत बड़ी कहानी ये रही कि अपने शॉट्स को बहुत बैक करते हैं। मतलब हर प्लेयर को करना चाहिए, जो भी सक्सेस जिसको चाहिए, आई थिंक उसको बैक करना बहुत ज़रूरी है अपने शॉट्स को। तो उन्होंने अपने शॉट्स को बहुत बैक किया। अगर आप बेंगलोर टेस्ट में जाएँ, जो इंडिया के अगेंस्ट खेला था, वहाँ भी आप देखिए कि जब भी अश्विन आए, जडेजा आए, जो भी बॉल रहा है, इन्होंने अपने शॉट्स को रोका नहीं। जहाँ दिखा कि शॉट्स मारने से ये बॉल पे इन्होंने मारे। तो इस वजह से ये प्लेयर बहुत अलग दिखाई देते हैं। फ्री फ्लोइंग प्लेयर है बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेंगे, अपने शॉट्स को बैक करेंगे, स्ट्राइक रोटेट करेंगे। तो इन सब चीज़ों की वजह से आई थिंक ये अलग प्लेयर है। उसके अलावा अच्छा फ्रंट फुट प्ले है, अच्छा बैक फुट प्ले है, तो अच्छा एडजस्टमेंट्स भी होता है इनका। तो वो भी एक इनको अलग प्लेयर बना ही देता है। और फ्री फ्लोइंग प्लेयर का मतलब यही है कि बहुत ज़्यादा आप प्रेशर में बॉक डाउन नहीं हो जाते। मतलब जब भी देखते हैं कि प्रेशर है या जो भी सिचुएशन है, तो इनको पता है कि रन्स कहाँ निकालने हैं मुझे। तो इतनी क्लैरिटी होना, आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, अगर अगर आप इस मैच में एक शॉट पे जाएँ, जो कि बॉलर मुझे याद नहीं, शायद वीएन मुल्डर बॉलिंग कर रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उन्होंने बॉल फेंकी इनको वेस्ट साइड पे, और उन्होंने फ्रंट फुट से ही एक पुल मारा, जो कि 6 हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जो छक्का मारा इन्होंने फ्रंट फुट पुल से, वो बहुत ही एक अलग कहानी थी, क्योंकि फ्रंट फुट पे खड़े होकर हर कोई पुल नहीं मार सकता, और जो मार सकता है वो फिर बड़े प्लेयर्स होते हैं। तो अर्जुन रविंद्रा ने वो शॉट मारा। उसके अलावा इनका जो रिस्ट है, इनके रिस्ट बहुत एक्टिव है, और जिस तरीके से इनका रिस्ट मूव करता है ड्यूरिंग द शॉट, एकदम एकदम अलग अलग प्लेयर दिखाई देते हैं। तो वो थी कहानी इनकी इनिंग्स की, ये वाली 108 रन बनाए 101 बॉल्स पे, 106 का स्ट्राइक रेट इनका निकल के आया, और विलियमसन ने अच्छा इनको सपोर्ट किया। तो बिल्कुल दोनों ही चीज़ों में एकदम टॉप नॉच इनिंग्स रही है। बाकी विलियमसन की बात करें, तो विलियमसन की हम कितनी तारीफ़ करें, क्योंकि क्लासी प्लेयर है। और इस इनिंग्स सबसे बड़ी बात क्या है, पिछले मैच में ये अपनी इनिंग्स को पेस नहीं कर पाए। जब चेस कर रहे थे इनिंग्स को, तो पेस नहीं कर पाए थे। अगर शुरुआत में हम देखें तो बहुत ज़्यादा बॉल्स ले ली, फिर कवर करने गए, हट के रूम बना के मारने जा रहे थे कवर्स के ऊपर, और वैसे ही फिर फाइनली जाके आउट भी हो ही गए वो। लेकिन बात क्या है कि विलियमसन ने इस इनिंग्स में पेस करके दिखाया अच्छे से कि कैसे इनिंग्स को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। तो इस मैच में एक टाइम पे 35-36 बॉल पे 25-24 रन बना के खड़े हुए थे वो। तो वो समझे कि अभी एक विकेट ही गिरा है और अर्जुन रविंद्रा अभी सामने सेट है। तो उसके बाद इन्होंने अपने थोड़े से गियर को अनलॉक किया, और शॉट्स बहुत ही फ्री फ्लोइंग मारे। इन्होंने 2 छक्के जो मारे वो बहुत ही फ्री फ्लोइंग शॉट्स थे, और जो टच से छक्का मारना जानता है वो इनको बहुत अलग बना देता है। तो विलियमसन, जो कि साइड रोटेशन अच्छी करते ही हैं, स्पिन अच्छी खेलते ही हैं, तो बिल्कुल दिखाया इन्होंने इस मैच में कि कैसे मैं लेके जाऊँगा इनिंग्स को अपनी आगे। तो बिल्कुल इस वजह से टीम का स्कोर इतना बन पाया। अगर वो सपोर्ट ना देते नंबर 3 पे आके, वो कंसोलिडेशन जो टीम को चाहिए था वो इन्होंने नहीं अगर दिया होता, तो 360 रन नहीं लगा पाते ये लोग। तो वो भी एक चीज़ है। उसके अलावा अगर हम बात करें, केशव महाराज की तारीफ़ बनती है इस पूरे बॉलिंग लाइनअप में। अगर एक बॉलर का अगर हम नाम लेंगे तो केशव महाराज है, बाकी सब फ्लॉप रहे हैं एकदम। तो अर्जुन रविंद्रा, एडन मार्करम ने भी ठीक बॉलिंग की है, लेकिन महाराज,
क्योंकि उन्होंने सिर्फ 4 ओवर्स ही फेंके हैं। और महाराज बहुत टाइम से अंडररेटेड बॉलर भी हैं, वो अपना काम करते हैं, जाते हैं, फिर आते हैं, फिर काम करते हैं, जाते हैं। तो ऐसे में उनकी बात करनी बहुत ज़रूरी है। अब केशव महाराज पहली बात तो जो सेंटर बहुत हद तक करते हैं कि अपनी पेस को वेरी करते हैं, केशव महाराज भी वो चीज़ करते हैं। दूसरी बात, सेम जगह पे अगर आप फ्लाइटेड बॉल फेंकें और सेम जगह पे अगर आप फ्लैटेड ट्रेजेक्टरी से बॉल गिरा पाएँ, तो ये जो टैलेंट है, ये जो आर्ट है, ये बहुत ही कम स्पिनर्स में है। और इसी में अगर हम बात करें तो ये टैलेंट हम सेंटर की तारीफ़ करेंगे, केशव महाराज की तारीफ़ करेंगे कि दोनों ही ये चीज़ करते हैं। इस वजह से दोनों बड़े बॉलर्स हैं, महाराज की इतनी तारीफ़ नहीं होती है, लेकिन आई थिंक वो डिज़र्व करते हैं बहुत ज़्यादा तारीफ़। और इसी वजह से अगर आप याद करें 2023 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने डिसमिस किया था शुभमन गिल को जिस बॉल पे, मैच क्वार्टर फाइनल था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि ग्रुप स्टेज मैच था कोलकाता में आई थिंक ग्रुप स्टेज मैच था। तो वहाँ पे उन्होंने जिस तरीके से शुभमन गिल को आउट किया था, वो एक बहुत ब्यूटीफुल बॉल भी थी, और इसी टैलेंट से उन्होंने आउट किया, अपनी इसी आर्ट की वजह से आउट किया। तो इसलिए केशव महाराज की तारीफ बनती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो फील्डिंग एरर्स साउथ अफ्रीका ब्लेम करेगी खुद को, क्योंकि फील्डिंग एरर्स जो उन्होंने किए हैं, क्लासन की विकेट कीपिंग बिल्कुल ख़राब रही है। इस मैच में 2 कैचेस भी छोड़े हैं उन्होंने। उसके बाद वीएन मुल्टर ने एक कैच बाउंड्री पे छोड़ा है, जब 285 रन्स थे, मिचेल बैटिंग कर रहे थे 39 रन्स पे। तो ऐसे में अगर आप अपनी अच्छी नहीं करेंगे तो फिर यू विल गो नोवेयर। तो वो एक कहानी इस मैच की रही है। और आजकल जो थर्ड जो आपका जो फॉर्म है, जो देखा जाए तो बॉलिंग होगी, बैटिंग होगी, जो थर्ड एस्पेक्ट ऑफ द गेम है, अगर आप उस पर काम नहीं करते तो आपके हाल पाकिस्तान वाले ही होते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की फील्डिंग, क्योंकि दोनों भी खराब ही है, पर फील्डिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कम से कम आप कुछ हद तक दूसरी टीम को चैलेंज करते हैं। अगर आप न्यूजीलैंड की बात करें तो ये अगर 240 भी बनाते तो आपको स्कोर 260 265 कर देते हैं आपके लिए, जिस तरीके से ये अपनी फील्डिंग कर रहे होते हैं। और उसके अलावा एक और चीज़ क्या है, ये सेमीज़ का गेम है। सेमीज़ में अगर आप 360 बनवा रहे थे रन्स, तो 380 390 बन जाएगा वो आपके लिए चेस करने के लिए। तो इस वजह से ये बहुत एक बड़ी चीज़ बन जाती है। और इस तरीके से अगर आप इजी कैचेस छोड़ रहे हैं तो फिर कोई भी टीम आपको मारेगी, आपको बांग्लादेश भी मार देगी आके। तो इसी वजह से आई थिंक ये सब चीज़ें हैं जो कि देखनी बहुत ज़रूरी है आने वाले टाइम में साउथ अफ्रीका को। और अगर आप चोकर हो तो इसका मतलब कोई ये नहीं है कि आप चोक ही करोगे हर बार, क्योंकि आपको रन्स बनाने बहुत ज़रूरी है। अगर आपका नाम आप बनाना चाहते हो तो फिर आपको रन्स भी बनाने हैं, आपको विकेट्स भी लेने हैं, फील्डिंग भी करनी है। तीनों ही चीज़ में ये फेल रहे, ना बॉलिंग अच्छी, ना बैटिंग अच्छी, और ना ही फिर फील्डिंग अच्छी। उसके बाद मिलर का जो एक फेक शो आ गया, बिल्कुल हीरो बनने की कोशिश होगी, समझ नहीं आया बिल्कुल भी वो चीज़। तो वही है, अगर हम और बात करें तो टॉम लिथम खराब शॉट मार के आउट हो गए। 9 ओवर नीडेड थे, 4 बॉल्स ही खेली थी, और वो मारने गए रैम्प शॉट पीछे रबाडा को, वहाँ पे बोल्ड हो गए। ज़रूरत नहीं थी शायद उस शॉट की। रचिन रविंद्र और केन विलियमसन की जो पार्टनरशिप रही है, वो रही है इस मैच का। आई थिंक पूरा टर्न अराउंड जो इस मैच का किया है वो इसी पार्टनरशिप ने किया है। और कितने रन्स किए हुई है, तो ये रही है 162 रन्स की, 164 रन्स की ये पार्टनरशिप रही है। तो 164 रन्स की इस पार्टनरशिप ने ही मैच को बनाया है, और इसी वजह से आई थिंक मैन ऑफ द मैच भी रचिन रविंद्र को सही ही मिला है। तो वो एक कहानी है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्लेन फिलिप्स और डेरिल मिचेल ने आगे इस तरीके से फिनिश किया इनिंग्स को। फिलिप्स का स्ट्राइक रेट 181 का आया है फिनिशिंग में, और मिचेल का स्ट्राइक रेट भी 132 का आया है। शायद और थोड़ा तेज़ खेल सकते थे, लेकिन क्योंकि वो पहले से खेल रहे थे तो कंसोलिडेट भी उन्होंने किया था इनिंग्स को। तो इसी वजह से आई थिंक इन्होंने बहुत ही अच्छा स्कोर बनाया। और अगर हम बात करें तो इनकी खराब बॉलिंग की साउथ अफ्रीका की, तो आप देखिए इनकी 3 बॉलर्स जिन्होंने 7 से ऊपर की इकोनॉमी से रन दिए हैं, 4 बॉलर्स 10 ओवर्स डाल के 79 रन दिए हैं मार्को यानसन ने 0 विकेट पे। एक तो मार्को यानसन भी बहुत फ्रॉड ऑलराउंडर है। इनकी हर समय इनकी तारीफ होती है कि बैटिंग अच्छी करते हैं, बॉलिंग अच्छी करते हैं, लेफ्ट आर्म एंगल लेके आते हैं, अंदर लेके आते हैं, बाउंस मिलता है, लेकिन उसका परफॉर्मेंस कहाँ होता है। ये जिस भी जगह पे बड़े लेवल पे खेलते हैं, इनका कहीं परफॉर्मेंस आता ही नहीं है। और ऐसे में मार्को यानसन की आप बैटिंग को, तो अच्छा है कि मुल्डर आ गए हैं, वरना फिर ये नंबर 7 पे बैटिंग भी कर रहे होते। और नंबर 7 पे इतनी खराब बैटिंग करते हैं ये, क्योंकि आज भी आप देखिए तो इनका डिसमिसल था, रिवर्स स्वीप मारने चले गए हैं। मतलब आप बॉलर भी तो देखिए सामने कौन है, ऐसे ही आप मार के आउट हो जाएंगे क्या। तो बिल्कुल आपकी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए। तो मार्को यानसन खराब बॉलिंग करके गए। उसके बाद लुंगी एनगीडी की बात करें, 10 ओवर्स में 72 रन उन्होंने दिए हैं, 3 विकेट्स लिए हैं। 3 विकेट्स लिए, लेकिन इकनॉमी खराब है, 7.2 की इकनॉमी है इनकी। और अगर आपके मेन बॉलर्स ये काम कर रहे हैं तो फिर उसके बाद आप किसको बोलेंगे। कगिसो रबाडा की बात करें, 10 ओवर्स में 70 रन दिए, 2 विकेट्स लिए, 7 का इकनॉमी इज़ नॉट एट ऑल जस्टिफाइड, बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं ओडीआईज में इन्होंने किया है वो चीज़। उसके बाद मुल्टर की बात करेंगे, 6 ओवर्स में 48 रन दिए, 1 विकेट लिया। अब मुल्टर चलो ठीक है कि आपके 4th बॉलर हैं, 6 ओवर्स डाले 48 रन दिए, तो ये जो आपके 4th बॉलर हैं आप तभी भी इनसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये रन खा सकते हैं। महाराज ने 10 ओवर में 65 रन दिए, 6.5 की इकनॉमी पे, तो इनका तब भी बेटर रहा है। लेकिन मुल्टर की अगर आप बात करें, इनको भी आप एक्सक्यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रबाडा का क्या। अगर आप रबाडा की बात करते हैं तो रबाडा को हमेशा क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में बात की जाती है कि कमिंस और बुमराह की इक्विवेलेंट प्लेयर है, पर परफॉर्मेंस कहाँ है। जहाँ बड़े इवेंट होते हैं, जहाँ मौके बड़े होते हैं, वहाँ ही भाग खड़े होते हैं।
तो ऐसे में रबाडा कब ये चीज़ करेंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका को आई थिंक दे हैव सो मेनी लेसन्स टू लर्न इस ट्रॉफी के बाद में। और बिल्कुल आई थिंक शर्मिंदगी उनको होनी चाहिए इस परफॉर्मेंस के बाद। आते हैं बाकी दूसरी इनिंग्स पे इनकी, और इसलिए मैंने टाइटल भी जब वीडियो का रखा तो मैंने न्यूजीलैंड ब्लोक्स मेक चोकर्स चोक ही रखा कि देवर चोकर्स। ऐसा नहीं है कि इनकी टीम बहुत ही बेहतरीन टीम है जो कि आज चोक कर रही है, इनकी टीम चोकर ही है। ये हर जगह पे ये हारना कहीं से भी प्रोड्यूस कर देते हैं कि ठीक है आज हम जीत रहे हैं तो आज हम हार के दिखाएंगे। तो ऐसे तो बिल्कुल क्रिकेट की बर्बादी हो रही है ये। तो आते हैं साउथ अफ्रीका की इनिंग्स पे। उनकी बैटिंग की बात करें तो 312 रन्स बनाए हैं। मिलर ने थोड़ा सा डिफरेंस कम कर दिया उनकी विन का, न्यूजीलैंड की विन का, वरना शायद 100 रन से हारते। मिलर की वजह से 50 रन से आ रहे हैं, तो मिलर का ये रोल रहा है कि हार का डिफरेंस कम करके गए, तो इसलिए तारीफ होनी चाहिए उनकी। पता नहीं मतलब क्या क्रिकेटिंग लॉजिक था इस चीज़ में, बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं मिलर की कि मिलर ने क्या इनिंग्स खेली है, क्या फाइटर इनिंग्स खेली है, अकेले खड़े हुए हैं मैच में। जिस टाइम पे मिलर का 50 हुआ है उस टाइम पे टीम को इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 120 रन चाहिए थे, और बॉल्स थी आई थिंक अराउंड बॉल्स कितनी रही होंगी उस टाइम पे, शायद 40-45 बॉल्स रही होंगी। तो मिलर ने इंश्योर किया कि टीम हार जाए उसके बाद अपने 100 के लिए खेलेंगे। और बात करेंगे इनके बारे में, क्योंकि बहुत चीज़ें बोलनी है इनके बारे में मुझे, क्योंकि ये एक अच्छा टेस्टमेंट नहीं है इनिंग्स का, बिल्कुल बहुत ख़राब इनिंग्स थी उनकी। अब रिकल्टन पे आते सबसे पहले, तो रिकल्टन के ऊपर बहुत जिम्मेदारी थी इस मैच में। मैं बोल भी रहा था कि जैसे गिब्स ने किया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2006 में 434 के चेज़ में कि वो ड्रंक होके आ गए थे। तो मैं सोच भी रहा था कि अगर ये ड्रंक होके आते तो शायद इनको हेल्प हो जाती, क्योंकि रिकल्टन इज़ अ प्लेयर जो कि बहुत फ्री फ्लोइंग प्लेयर है, अपने शॉट्स को रोकते नहीं है। इस मैच में भी जब बैटिंग करने आए पावर प्ले में ही, तो उस टाइम पे भी आप इनके शॉट्स देखिए, बिल्कुल अप्लाई किया खुद को। मैट हेनरी की जो भी बॉल्स ऊपर मिली इनको गुड लेंथ मिली, चौका मारा, सामने 2 स्ट्रेट ड्राइव्स उन्होंने मारे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल इनिंग्स उसकी दिख रही थी। लेकिन उसके बाद मैट हेनरी ने थोड़ा सा किया पेस को वेरी, और बॉल थोड़ी सी रुक के आ गई और इन्होंने कैच दे दिया कवर्स में माइकल ब्रेसवेल के हाथ में, जिन्होंने कैच पकड़ा। ईजी ही, टफ नहीं था। तो ये थी रिकल्टन की कहानी। उसके बाद दूसरे क्रिमिनल की बात करेंगे इस मैच के, टेम्पा बवूमा। अब बवूमा की बात यही है कि पहली बात तो ये एंकर करते हैं इनिंग्स को, लेकिन ये एंकर करने में ये भूल जाते हैं कि टीम को जिताना भी होता है। एंकर करने में इतना नहीं हो जाते कि बाबर आजम बन जाओ, आपको विराट कोहली बनना होता है एंकर करते हुए। तो ये जो चीज़ करके गए, 78 का स्ट्राइक रेट इनका बना है। अब बात क्या है कि टेम्पा बवूमा ने वैसे तो अगर हम बात करें तो अच्छा खेल रहे थे, लेकिन इनकी 2 चीज़ें हुई इस इनिंग्स में। अब 2 चीज़ें क्या थी जो कि मैं पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये, दूसरे एंड पे थे रासी वेंकटेश्वर। अब वेंकटेश्वर की बात करें तो ये बहुत ही फ्री फ्लोइंग बैटिंग ये भी कर रहे थे कि इन्होंने जहाँ बॉल देखी अच्छी छक्के वाली इन्होंने मार दी, जहाँ इनको दिखा कि रन्स लेने हैं रन्स ले लिए। बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज पे नहीं गए वेंकटेश्वर, लेकिन स्ट्राइक रोटेट हमेशा करते रहे, डॉट बॉल्स बहुत कम खेली इन्होंने। तो इस वजह से रासी वेंकटेश्वर बहुत ही फ्री फ्लोइंग बैटिंग कर रहे थे। अब सामने से टेम्पा बवूमा। अब इनकी बवूमा की बात क्या है, इनको बहुत चेयर्स मिले पाकिस्तान से। पाकिस्तान चीयर कर रहा है क्योंकि उनको लगा कि बाबर आजम लाइक प्लेयर है तो चलो इनको चीयर कर देते हैं। और तो बवूमा ने यही चीज़ की कि पहले तो अच्छा कर रहे थे, उसके बाद क्या किया कि बॉल्स बहुत लेना शुरू कर दी इन्होंने। मतलब शुरुआत से, जैसे तो शुरुआत से बॉल्स इन्होंने ज़्यादा ले ली कि जेमिसन भी आया तो उनको बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स खेल दी। उसके बाद में फिर शॉट्स के लिए जा रहे हैं, क्योंकि फिर इतनी डॉट बॉल्स खेल दी कि अब शॉट ही मारने का ऑप्शन रह रहा है। फिर शॉट्स आ जाते हैं, फिर डॉट बॉल खेल लेते हैं। तो अपने जो मोमेंटम, जो मोहम्मद रिजवान बात करते हैं कि मोमेंटम ले लिया है करके, तो वैसी ही कहानी अगर इनकी भी हम देखें तो जब भी बाउंड्रीज मार के मोमेंटम इनको मिल रहा था, ये लूज़ कर रहे थे मोमेंटम को फिर डॉट बॉल्स खेल के। मतलब अगर आप फिर से देखें इनकी इनिंग्स को तो यही कहानी रही है कि बाउंड्रीज मारी फिर डॉट बॉल्स खेल दी, उसके बाद फिर सिंगल डबल ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, फिर बाउंड्रीज मारी फिर डॉट्स खेल दी। तो ऐसे में आपकी इनिंग्स कहीं जाती नहीं है, क्योंकि आप टीम का अच्छा नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक बाउंड्री मार के 5 डॉट खेल देंगे तो किस काम की बाउंड्री को। अगर आप स्ट्राइक रोटेट करें हर एक बॉल पे जो आपको मिले, तो बिल्कुल वो चीज़ ही ज़रूरी है, क्योंकि उससे आप 6 में 6 रन बना सकते हैं। लेकिन अगर आप बाउंड्री एक चौका मारते हैं, उसके बाद आप 4-5 बॉल खाली खेलते हैं, तो उसके बाद में देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ दैट बाउंड्री। वो एक कहानी है। उसके अलावा एक और चीज़ क्या है, बवूमा बहुत ज़्यादा इनका फीट मूवमेंट दिख ही नहीं रहा था। मतलब जब भी सेंटर बॉलिंग कर रहे हैं, ज़रूरी है कि आप क्विक अपने लेग्स को मूव कीजिए, क्योंकि फ्रंट फुट की बॉल है, क्लैरिटी से फ्रंट फुट पे जाइए, बैक फुट पे आइए। बैक फुट पे ये आ ही नहीं पा रहे थे, और जब बैक फुट पे नहीं आ पा रहे थे तो इनको जो सिंगल निकालने का ऑप्शन है वो इनसे नहीं बन पा रहा था। तो वो भी एक कहानी इस इनिंग्स की उनकी रही है। उसके बाद फिर बहुत ही ख़राब शॉट मार के आउट हो गए। मतलब बिल्कुल ही देखा जाए उस बॉल पे तो पोजीशन पूरी लूज़ कर दी, पूरा शेप लूज़ कर दिया, हेड पूरा गिर गया। हेड अगर आपका गिर जाएगा तो आप कैसे एम करेंगे शॉट को कहाँ मारना है। और जो बैलेंस है बॉडी का, हेड इज़ द हैवीएस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी। हेड गिरेगा तो पूरा बैलेंस गिरेगा बॉडी का। तो बैलेंस था ही नहीं, सेंटर ने बहुत ही स्लो लूपी बॉल फेंक दी। मारने गए पूरा जान लगा के, छोटी सी जान भी है, तो एज लगा दिया पॉइंट को, कैच दे दिया। कैच पकड़ा विलियमसन ने, बहुत सेलिब्रेट भी नहीं किया। उनको ये लगा कि ठीक है ये तो अच्छा है, वॉकिंग विकेट बन के जा रहे हैं खुद ही।
तो वही चीज़ है, बहुमा को यहाँ तेज़ खेलना बहुत ज़रूरी था इस मैच में। और अगर इन्होंने 30 ओवर्स के बाद 190 180 किए होते, ये मैच इनका था, क्योंकि आखिरी के 20 ओवर से 160 170 वॉज पॉसिबल अगर आपके हाथ में विकेट्स होते तो, पर इन्होंने छोड़ा ही नहीं वो मौका। अब उसके बाद बात करें राशिव एंड ड्यूसन की, तो वैसे तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया कि कैसे इनकी इनिंग्स अच्छी थी, क्योंकि बहुत ही अशॉर्ट हिटिंग कर रहे थे। 2 छक्के मारे इन्होंने, 2 छक्के जिस तरीके से इन्होंने बहुत ही स्वीटली टाइम किए, और वैसे भी लाहौर में खेलते हैं, लाहौर कलंदर्स के लिए पीएसएल में, तो इनको पता है कि कैसे वहाँ बैटिंग करनी है। दूसरी बात, चौके बहुत बेहतरीन थे, बिल्कुल जहाँ बॉल मिली उसको मारने गए, सिंगल डबल बहुत अच्छे से किया, रोटेशन अच्छे से कर रहे थे, साइडेड भी 104 का रहा, जो कि नंबर 3 से उम्मीद थी इस मैच को चलाने के लिए, बिल्कुल अपने काम को कर रहे थे। लेकिन फिर आती है एक बहुत ही ब्यूटीफुल पिच ऑफ डिलीवरी मिचेल सेंटनर की, फ्लैटर ट्रेजेक्टरी की बॉल थी, बॉल टर्न हुई, और वेंडी ड्यूसन क्या कोई भी शायद उस बॉल पे कुछ कर नहीं पाता, तो वैसे ही वो बोल्ड हो गए, वरना वेंडी ड्यूसन अगर खड़े होते इस पिच पे, तो आई थिंक ये मैच को कहीं और लेके जा सकते थे। तो बिल्कुल ये विकेट सबसे ज़्यादा लॉस कर आके गया साउथ अफ्रीका को, और यहीं पे आई थिंक काफ़ी हद तक उनकी उम्मीद भी टूटी, क्योंकि उसके बाद में नए बैट्समैन आते, उनको उनको फिर से सेट होना होता, फिर से रन बनाने को देखना होता, और इतने बड़े चेज में फिर वो जो फॉल्टर टीम करती है वो यहीं पे करती है जब उसके सेट बैटर्स आउट होते हैं एक साथ, तो वहाँ पे वो चीज़ एक दिक्कत वाली हो गई, कोलैप्स टाइप इनकी सिचुएशन हो गई थी, 2-3 विकेट्स लगातार गिर गए, बबूमा और ड्यूसन आउट हो गए, तो वहाँ से इनकी इनिंग्स टर्न हुई है। उसके बाद आते हैं बैटिंग करने हमारे क्लासन। अब क्लासन के साथ में एक चीज़ है कि वो बॉल छक्के वाली थी ही नहीं जिसको वो उठा के छक्का मारने चले गए, पहली बात तो। दूसरी बात, पोजीशन में ही नहीं थे, अगर आप पोजीशन में नहीं आओगे तो छक्का कैसे मारोगे, तो क्लासन की और बहुत जिम्मेदारी थी इस मैच में, क्योंकि वही शायद इस चीज़ को करवा पाते। डेविड मिलर आई डोंट थिंक कि इतने बड़े चीज़ को कर पाते, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग भी की है, आई डोंट थिंक कि वो टीम के लिए खेल भी रहे थे। बहुत ख़राब एक स्पेक्टेकल था वो देखने के लिए। बाकी और बात करते हैं मिलर के ऊपर लास्ट में। बाकी अगर हम बात करें मिचेल सेंटनर की, जो कि इस मैच के हीरो रहे हैं मेरे हिसाब से, और अगर सेंटर आउट नहीं करते बबूमा को, ड्यूसन को, उसके बाद में क्लासन को, तो ये मैच चल रहा था साउथ अफ्रीका के हाथ में, क्योंकि सेंटर वहाँ पे अगर आउट नहीं करते तो उनके पास दूसरे जो स्पिनर्स हैं वो इस पिच पे कुछ नहीं कर पाते। और सेंटर जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे थे, लूपी बॉल्स उनकी लगातार जो आ रही थी, स्पेस वेरिएशन उनका कितना ब्यूटीफुल था, और जिस तरीके से प्लान करते हैं विकेट को, तो बहुत ही अलग चीज़ है। और इसी वजह से क्या है कि इंडिया को जो सबसे ज़्यादा चैलेंज करेगी टीम, वो न्यूजीलैंड ही करेगी, बिकॉज ऑफ सेंटनर। यहाँ पे ब्रेसवेल उतने ज़्यादा खतरनाक नहीं होंगे दुबई में, मुझे लगता है उनको निकाल लिया जाएगा कैसे भी इजीली, लेकिन जो सेंटर ने काम किया है और जो वो करते आए हैं, आई थिंक सेंटर इज़ अ रियल थ्रेट फॉर इंडिया, वो एक चीज़ है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जब मिलर भी बैटिंग करने आए, जब मार्करम खड़े हुए थे, मार्करम के ऊपर भी बात करनी पड़ेगी, जब मिलर और मार्करम खड़े हुए थे साथ में बैटिंग करने, उस टाइम पे ही शायद मिलर अपनी उम्मीद खो चुके थे। जिस टाइम पे वो आउट हुए उस टाइम पे उनकी 13 बॉल्स थी शायद, और रन से 7 या 8। तो ऐसे में जिस तरीके से शुरुआत से खेल रही थी, इंटेंट इनका जो था शुरुआत से, एक बाउंड्री मारी, चौका मिल गया इनको, उसके बाद में डॉट बॉल्स खेले जा रहे हैं, तो वहीं से शायद दिख रहा था कि ये जिताने आए ही नहीं है टीम को। और सेमीज में आप 200 से हारे हैं, आप 400 से हारे हैं, आप 10 रन से हारे हैं, आप हारना नहीं चाहते बिल्कुल भी, लेकिन आप लड़ना चाहते हैं, आप आगे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको रन बनाने होंगे, आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ स्कोरिंग ऑप्शन है। इन्होंने नहीं देखे उस ऑप्शन को। उसके बाद मार्करम की बात करते हैं, तो मार्करम किस काम के प्लेयर है, क्योंकि मार्करम को इतना रेट किया जाता है साउथ अफ्रीकन क्रिकेट में, नेक्स्ट कैप्टन है, बिग थिंग है, रन्स कहाँ हैं, बड़ी परफॉर्मेंस कहाँ है, कहीं नहीं है। तो ऐसे में मार्करम आई थिंक बिल्कुल ही इनको प्रूव करना पड़ेगा कि क्या है, ये किस लिए टीम में है, क्योंकि आज भी इनका शॉट देखिए, बिल्कुल ही ऑर्डिनरी बॉल पे ऐसे कैच दे गए नॉर्मली, क्या ब्रेन फेड मोमेंट था, पता नहीं क्या चीज़ थी, समझ नहीं आई। तो बिल्कुल भी ये चीज़ आई डोंट थिंक कि कोई टीम एक्सपेक्ट करती है अपने प्लेयर से इस तरीके से ब्रेनलेस गेम खेलते हुए। तो वही कहानी मार्करम के साथ भी हो गई आज। और मिलर की अगर हम बात करें, तो पहली चीज़ तो जब इन्होंने मारना शुरू किया, जब इन्होंने देखा कि 100 रन इनको पूरे करने हैं, उस टाइम पे टीम को चाहिए थे 118 100 कुछ 112 रन के आसपास, बॉल्स थी शायद 30-35, इन्होंने इंश्योर किया कि अब यहाँ से जीत नहीं सकते हैं। उसके बाद में इनको अंदर से आवाज़ आई कि चलो ठीक है, अब यहाँ से जीत नहीं सकते, तो अब मैं यहाँ से छक्के चौके मारूंगा। बात ये है कि जीत क्यों नहीं सकते उस मोमेंट पे, क्योंकि सिंपली आपने वहाँ पे इतनी बॉल्स खेल ली हैं, आपने कोशिश ही नहीं की मारने की, तो अब टीम उस कंडीशन पे आ गई है कि वो जीत नहीं सकती। बात ये है कि सपोर्ट नहीं था दूसरी साइड पे, सही बात है, लेकिन आपने 100 मार के क्या अचीव किया, 100 मार के आपने अपना एक 100 बढ़ा लिया। लेकिन व्हाट इफ अगर आप कोशिश पहले से करते, क्या पता साथ में रबाडा भी खड़े थे, मुल्डर भी खड़े थे, क्या पता आप कुछ जनरेट कर देते, एक चीज़ आप बना देते आउट ऑफ नोवेयर, और आप जिताते टीम को और आगे जाते फाइनल्स खेलते आप। तो वो हंगर दिखाई नहीं दी उनके ऊपर। उनकी जो 50 भी हुआ है वो शायद 50 बॉल्स के आसपास ही हुआ है, 100 के साइड से 50 उन्होंने पूरा किया है, उसके बाद अगले 50 उन्होंने कुछ 17-18 बॉल से मारे हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये जो कहानी थी डेविड मिलर की, ये कहीं मतलब उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हो आप, आपने 100 पूरा किया, जिस तरीके से दिखा है कि आप बस 100 के लिए खेल रहे हो, आपने 100 पूरा किया, उसको आप सेलिब्रेट भी कर रहे हो।
टीम का लॉस हो गया, टीम बाहर हो गई, चेहरे पे वो टेंशन कहाँ है कि अब हम आगे जा नहीं पाएंगे, वो फ्रस्ट्रेशन कहाँ है वो फीलिंग ऑफ फेलियर की, अरे वी फेल्ड हियर, कहाँ है वो? तो बिल्कुल ही आई थिंक ये चीज़ बहुत कुछ बताता है एज अ प्लेयर कि आप क्या हो। और ये बिल्कुल बैड सीन्स है, देखने में बहुत बुरा लगा देख के। अपने बच्चे को डेडिकेट कर रहे हो 100, बच्चे को क्या बोलोगे कि देखो तुम्हारे पापा ने हार में 100 बनाया था, मतलब वो क्या क्या चीज़ है? आई थिंक कंप्लीटली मीनिंगलेस वर्थलेस इनिंग्स है ये। तो वो एक चीज़ है। और मिलर की बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं, मैं जब भी देखा हूँ सोशल मीडिया पे बहुत लोग कि वॉज अ लोन वॉरियर। उसके अलावा बहुत ही ब्रिलियंट इनिंग्स हैं, साउथ अफ्रीकन चोक बट मिलर डजंट। अरे क्या काम की इनिंग्स थी ये, इससे क्या मिला साउथ अफ्रीका को? और आपने कब विराट कोहली को देखा ये चीज़ करते हुए कि इतने सारे 100 बनाए हुए हैं बट टीम हार चुकी है, पर ये अपना 100 बनाने में बिजी है, उसके बाद सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये आई थिंक कंप्लीटली ब्रेनलेस। और बहुत बुरा लगा देखिए कि टीम हार रही है और इस बंदे को अपने 100 करने पे ध्यान देना था। तो बिल्कुल ख़राब चीज़ है। पता नहीं ये इनके ना नेशनलिज्म कहाँ है, या फिर कंट्री के लिए क्यों नहीं सोच रहे थे, बिल्कुल समझ से परे चीज़ें हैं। तो वही चीज़ थी, बवुमा क्रिमिनल है, छोटे हैं, छोटे कद के हैं, लेकिन क्राइम करके गए हैं। उसके अलावा येंसन फ्रॉड ऑलराउंडर है, इनको देखना पड़ेगा कि क्या किस काम के प्लेयर है, क्योंकि अगर बैटिंग नहीं होती इनसे और बॉलिंग भी नहीं होती इनसे बड़े लेवल पे, तो किस काम के प्लेयर है? बिल्कुल आई थिंक बहुत सारे कंसर्न रेज करके गई है ये ट्रॉफी इनके लिए। बाकी आगे बढ़ते हैं इस चीज़ से, क्योंकि हमारा कुछ लॉस तो हुआ नहीं इस चीज़ में। मैं चाह रहा था कि साउथ अफ्रीका आ जाए फाइनल में, क्योंकि हमको पता था कि साउथ अफ्रीका को हम लोग बहुत ईजिली हरा सकते हैं शायद, क्योंकि दुबई की कंडीशंस में अभी तक खेले नहीं है। दूसरी बात, इनकी टीम स्पिन अच्छा नहीं खेलती उतना जितना न्यूजीलैंड की टीम खेलती है। न्यूजीलैंड की टीम के पास कंसोलिडेशन वाले बैटर्स हैं कि वो स्पिन को देखकर रन्स बना सकते हैं, पर साउथ अफ्रीका सिर्फ मारने जाएगा उनको, और ऐसे में शायद ये फंस जाते हैं। पर कोई नहीं, न्यूजीलैंड आ जाएगा, हम उनको हरा चुके हैं और होपफुली हराएंगे, क्योंकि हमारी टीम भी है बिल्कुल क्लिक की हुई है, अपने सारे कॉम्बिनेशंस को बैलेंस बना के रखी हुई है, स्पिनर्स ने बिल्कुल नाक में दम किया हुआ है दूसरी टीम्स के। तो वो जो कहानी है वो आई थिंक अलग बना रही है टीम को। और उसके अलावा एक और चीज़ अगर हम देखें जो बड़ी न्यूज़ आ रही है वो यही है कि स्टीव स्मिथ रिटायरमेंट ले चुके हैं ओडीआई से। आई थिंक बड़ा लॉस है, और बहुत कंसर्न्स रेज इसलिए भी कर रही है इनकी रिटायरमेंट, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स खेलना ही नहीं चाहते ओडीआई क्रिकेट। क्योंकि अगर आप स्टॉइनिस की बात करें, टीम में उनका नाम आया, उसको उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। स्टार्क ने पर्सनल रीजन से नाम वापस ले लिया। हेजलवुड और कमिंस चलो मान लेते हैं इंजरी कंसर्न्स है, लेकिन इस तरीके से इतने सारे प्लेयर्स छोड़ के जा रहे हैं। स्मिथ की 35 की एज है, पर स्मिथ को हम जानते हैं हमेशा से कि ही लव्स क्रिकेट अ लॉट, एंड इफ़ ही लव्स क्रिकेट तो फिर वो छोड़ क्यों रहे हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के क्या बोर्ड में सब कुछ सही है, या फिर क्या ओडिया क्रिकेट में इन लोग का मन नहीं लग रहा है? ये क्या रीज़न है? क्या उनको लीग्स खेलना है? क्या उनको लीग्स ही इतना अट्रैक्ट कर रही है, उनको दिख रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं खेलेंगे अब? तो ये सब चीज़ें बहुत सीरियस चीज़ें हैं। बाकी एक बार स्मिथ के स्टैट्स को देखते हैं ओडीआईज़ में। कप्तानी भी काफ़ी की इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो एक एक करके नज़र डालते हैं इनके रिकॉर्ड्स पे। तो 170 मैचेस खेले हैं ओडीआईज़ में इन्होंने, 5800 रन इन्होंने बनाए हुए, 5800 रन इन 170 इनिंग्स, और बैटिंग एवरेज इनका रहा है 43.28 का। नॉट बैड, नॉट सो गुड। तो बैटिंग एवरेज भी इनका ओकेश है। सेंचुरीज रही हैं 12, हाफ सेंचुरीज रही हैं 35, और 164 रहा है इनका हाईएस्ट स्कोर। अब स्मिथ की बात ये भी करते हैं कि देखिए, पहली बात तो ये है कि स्मिथ जैसा बैटर ऑस्ट्रेलिया को क्यों चाहिए, क्योंकि अब वो उस तरफ जा रहे हैं कि ये हर बार मारने के लिए आते हैं सिर्फ, कि ट्रेविस हेड ऊपर से मारेंगे, मैथ्यू शॉट ऊपर से मारेंगे। पर ये जो जिस टाइप के बैटर है ना, ये टीम को लंबा ले जाना जानते हैं कि 50 ओवर्स तक बैटिंग पूरी कैसे करना है। ये अपने अराउंड प्लेयर्स को चलाते हैं, ये एंकर अच्छे से कर सकते हैं इनिंग्स को। तो ये चले गए। अब ये इनके जाने के बाद में लॉस क्या है कि अब वो प्लेयर कौन रहेगा? तो लबुशेन अपने आप में अभी तक कोई बहुत अच्छा कुछ कर नहीं पाए ऑस्ट्रेलिया के लिए। और दूसरी बात ये भी है कि बहुत ही खराब फॉर्म से आ रहे हैं। बहुत मैचेस खेल लिए 2024 से, जिसमें बहुत ही खराब परफॉर्मेंस उनकी रही है। तो इसमें वो काम कौन करेगा? एक और चीज़ थी कि इसमें तो लबुशेन साथ में मिलके बहुत स्लो खेलते रहे। अब स्मिथ चले गए, पर जाना लबुशेन को चाहिए था। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आई थिंक एक सही जगह पे लेके जाएगी नहीं ओडीआई क्रिकेट को इन जनरल। और स्मिथ कोई लेजेंड तो नहीं है ओडीआई क्रिकेट के, लेकिन ठीक है, विदाई उन्होंने ले ली है इस फॉर्मेट से। हार के लिए है, अच्छा स्कोर करके लिए है, बट ठीक है, लेट्स सी अब क्या ऑस्ट्रेलिया किसको प्रोड्यूस करती है, कौन रहेगा उनके लिए बिग स्टार आने वाले टाइम्स में। बट लबुशेन अब शायद और रिलाय करेंगे लबुशेन पे ही वो, कि वो अच्छा खेलें, और लबुशेन फेलियर है तो आई डोंट थिंक कि अब ऑस्ट्रेलिया का जो फ्यूचर ओडिया क्रिकेट में दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। आई हैव माई सीरियस कंसर्न उस चीज़ पे। बाकी इनके ओडिया रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। अब रिटायरमेंट तो ले ही लिए, हम बात ही कर लेते हैं। तो 2015 से 2025 के बीच में 10 साल इन्होंने कप्तानी की है। 10 साल लगातार नहीं की है, बीच में रहा है स्मिथ का, कमिंस का भी टेन्योर। तो 59 मैचेस में इन्होंने कप्तानी की है, एज कैप्टन खेले हैं ओडीआई 59 मैचेस,
और विन्स है 31, लॉसेज हैं 25 और 3 मैचेस रहे हैं नो रिजल्ट। अब एक और चीज़ क्या है, इनका विनिंग परसेंटेज रहा है 54 का, तो ये बहुत अच्छा विनिंग परसेंटेज नहीं है। 54 इज़ नथिंग, मतलब आप 54 इज़ ऑलमोस्ट लाइक कि आप 2 मैच खेलते हैं, आप एक जीतते हैं और एक हार जाते हैं। तो ये बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स तो नहीं है इनकी कैप्टनसी में, पर टैक्टिशियन बहुत ही अच्छा है। क्रिकेट की अगर आप बात करें, इनका जो दिमाग जिस तरीके से चलता है क्रिकेट के ऊपर, बहुत ही बेहतरीन दिमाग है उनका। टैक्टिक्स हमेशा स्पॉट ऑन होते हैं टैक्टिकली देखा जाए तो। कप्तानी में फील्ड प्लेसमेंट्स की बात करें, बॉलिंग चेंजेस की बात करें, एंगल्स को कवर करते हैं गेम में, तो उन सब चीज़ों की वजह से स्टीव स्मिथ बहुत अच्छे कैप्टन हैं। रिकॉर्ड्स वो चीज़ प्रूव नहीं कर रहे हैं, बट आई थिंक ही इज़ अ गुड कैप्टन एंड आई होप कि उनका अच्छा करियर रहे अब आने वाले टाइम में, जो जहाँ पे भी वो रहे। और टेस्ट वो बिल्कुल खेलते रहें, क्योंकि टेस्ट में तो ही इज़ अ डिफरेंट बीस्ट, एकदम अल्टीमेट बीस्ट है टेस्ट में। और वहाँ पे लॉस होगा क्रिकेटिंग वर्ल्ड का अगर वहाँ चले जाते हैं, तो ओडीआई तो ठीक है, आप देखते हैं अब जो भी है। उसके अलावा एक और चीज़ ये है कि एक और प्लेयर ने रिटायरमेंट अनाउंस किया, मुशफिकुर रहीम ने, छोटू मुंशी ने। अब बात क्या है, सॉरी नो ऑफेंस, तो इन्होंने 274 मैचेस खेले हैं, 256 इनिंग्स में बैटिंग की है, नॉट आउट चाहे 42 रन्स बने हैं 7,795 रन्स, ऑलमोस्ट 7,800 रन इनके बने हैं। हाईएस्ट स्कोर है 144, बैटिंग एवरेज है 36 का, और स्ट्राइक रेट रहा है 79 का, सेंचुरीज रही है 9, हाफ सेंचुरीज रही है 49 की हाफ सेंचुरीज रही है। अब मुशफिकुर रहीम की बात करें तो बांग्लादेश से पूरा क्रिकेट इन्होंने खेला है अपना, और बांग्लादेश के लिए इन्होंने जो भी छोटे मोटे इनके परफॉर्मर्स थे उनमें से एक इनका नाम था। और ये आई थिंक अब इतना रुक कर टीम के लिए अच्छा नहीं कर रहे थे, तो दिस इज़ अ वेरी गुड रिटायरमेंट फॉर बांग्लादेश, क्योंकि इतना सीनियर प्लेयर हो जाए तो उसको आप भगा भी नहीं पाते हैं और वो खुद जाता नहीं है। तो फाइनली रहीम की आत्मा ने उनको कहा कि चलो अब चले जाओ, तो रहीम ने अब क्रिकेट छोड़ दिया है। तो ये एक अच्छे साइंस हैं बांग्लादेश के लिए कि अब कम से कम जो अंडर 19 प्लेयर्स उनके हैं, जो कि हमेशा अच्छी टक्कर देते हुए आ रहे हैं। एशिया कप की आप बात करें, अगर आप बात करें, इवन जो यंगस्टर्स भी टीम में आ रहे हैं लाइक तौहीद रिदोय, या फिर मेहदी हसन मिराज की बात करें आप, या बात करें नाहिद राणा की, तो ऐसे में यंगस्टर्स इनको एक होप लेके आ रहे हैं। और बांग्लादेश को रीबिल्ड अगर करना है आने वाले टाइम में क्रिकेट के टर्म्स में, तो आई थिंक यंगस्टर्स ही उनका वो काम कर पाएंगे। तो लेट्स सी मुशफिकुर रहीम टेस्ट कब तक खेलते हैं, T20 खेलते हैं क्या, वो एक कहानी रहेगी। T20 तो नहीं खेलते वो, टेस्ट खेलते हैं कि नहीं, वो एक कहानी रहेगी। बाकी इनका जो बैटिंग एवरेज है वो कम है, स्ट्राइक रेट भी इनका कम है, क्योंकि हमको मानना पड़ेगा कि बांग्लादेश में बहुत क्रिकेट इन्होंने खेला है और वहाँ पे बहुत ही स्लो मरी हुई पिचेस मिलती हैं, डेड पिचेस मिलती हैं। तो ऐसे में ये जो चीज़ है हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इनके एवरेज भी और स्ट्राइक रेट भी। तो ये कहानी है इनकी। और बाकी फिर वही इंडिया का मैच है 9 मार्च को अब न्यूजीलैंड से, एक बहुत ही एक्साइटिंग मैच होने की उम्मीद है मुझे। और लेट्स होप कि विकेट थोड़ा सा प्लेसेंट मिले, बहुत स्पिनिंग ट्रैक ना मिले, कि इंडिया को जो बहुत एडवांटेज मिला है वो थोड़ा सा कम हो जाए। उसके अलावा एक्साइटिंग मैच इन टर्म्स ऑफ रन्स भी हो जाए, कि हम 290-300 रन देख सकते हैं, और टीम्स फिर उसके बाद अपना दिमाग लगाएं, स्पिन एंगल अपना बिछाएं, और उसके अलावा फिर कैप्टनसी भी गेम में आए। तो लेट्स सी, उस मैच के बारे में बहुत दिन है बात करने के लिए भी, करते रहेंगे। एंड लेट्स सी कि इंडिया ये जीते फॉर्मेट, इस फॉर्मेट ऑफ ट्रॉफी को। तो मज़ा आएगा देखने में, और बहुत टाइम बाद एक चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया को मिलेगी 12 साल बाद, और आईसीसी टूर्नामेंट मिलेगा 1 साल बाद। रोहित शर्मा को मिलेगा सेकंड, और फिर कोहली को मिलेगा अपना फोर्थ या फिफ्थ, फोर्थ रहेगा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, फोर्थ रहेगा उनके लिए। तो ऐसे में बिल्कुल मज़ेदार ये फाइनल होगा, उम्मीद यही है। बाकी मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में, और बात करते रहेंगे। लाइव आऊँगा मैं, अगर फ्री रहेंगे आप लोग जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए आप बहुत ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।